प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे रोम की सभ्यता। देखिए, रोम की सभ्यता के बारे में अपन पढ़ेंगे। विश्व का प्रथम नगर रोम को कहा जाता है। विश्व का प्रथम नगर है, यह किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। रोम को कहा जाता है। यूरोप के दक्षिणी भाग में, यूरोप के दक्षिणी भाग में इटली के प्रायद्वीप हैं। इटली का प्रायद्वीप है, यह भूमध्य सागर के अंदर तक फैला है। यह भूमध्य सागर के अंदर। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीप के मध्य एपेनाइन पर्वतमाला है। प्रायद्वीप के मध्य एपेनाइन पर्वतमाला है। एपेनाइन पर्वतमाला है। उत्तर में आल्प्स पर्वत है। और रोम है, यह टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे। रोम 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। और रोम है, यह 7 पहाड़ियों पर बसा है। अतः रोम को सात पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। 2000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व लेटिन प्रदेश के आसपास, लेटिन प्रदेश के आसपास, लेटिन प्रदेश के आसपास आर्य आकर बसे। आर्य आकर बसे। 9वीं सदी ईसा पूर्व के मध्य एशिया की एट्रस्कन जाति की एक शाखा ने आर्यों को पराजित किया। आर्यों को क्या किया? पराजित किया। विश्व में प्रथम बार आर्यों की पराजित की। विश्व में प्रथम बार आर्य पराजित हुए। विश्व में पहली बार आर्य पराजित हुए 800 सदी ईसा पूर्व के आसपास यूनानी लोगों ने इटली के दक्षिणी भाग सिसिली पर अधिकार कर लिया। सिसिली पर अधिकार, अपनी बस्ती बसाई। अपनी बस्ती यहां पर बसा ली। रोम नगर का निर्माण
रोम नगर का निर्माण 753 ईसा पूर्व दो जुड़वा भाइयों रोम्युलस तथा रोमस के बाद में रोम पर यूट्रास्कन जाति का अधिकार हो गया। पाँच सौ नौ ईसा पूर्व में रोम के लैटिन आर्यों ने यूट्रास्कन जाति को पराजित कर रोम के अंदर गणतंत्र की स्थापना हुई। अब रोम के इतिहास को देखेंगे, पहले इसको देखते हैं अपन। देखिए भी, देखिए अपन बात करें रोम की सभ्यता है, विश्व का प्रथम नगर है। ये किसे कहा जाता है साहब? रोम को कहा जाता है। यूरोप के दक्षिण भाग में इटली प्रायद्वीप है जो भूमध्य सागर के अंदर है। प्रायद्वीप के मध्य एपेनाइन पर्वतमाला है और इसके उत्तर में आल्प्स पर्वतमाला है। रोम है, यह कौन सी नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। रोम 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, अतः रोम को 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। 2000 ईसा पूर्व लैटिन प्रदेश के आसपास आकर के आर्य बस जाते हैं। 9वीं सदी ईसा पूर्व मध्य एशिया की एट्रस्कन जाति की शाखा ने किनको हराया? आर्यों को हराया। विश्व में पहली बार आर्यों की क्या थी? ये पराजय थी। 800 ईसा पूर्व यूनानी लोगों ने इटली के सिसिली भाग पर अपनी बस्ती बसाई। रोम नगर का निर्माण 753 ईसा पूर्व में 2 जुड़वा भाइयों जिनका नाम था रोम्युलस और रोमस नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया। बाद में रोम पर यूट्रास्कन जाति का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। 509 ईसा पूर्व में रोम है, रोम के लैटिन आर्यों ने यूट्रास्कन जाति को पराजित कर दिया और रोम के अंदर गणतंत्र की क्या कर दी? स्थापना कर दी। आगे देखिए भी, नेक्स्ट देखेंगे आप रोम का राजनीतिक इतिहास। रोम का राजनीतिक इतिहास, इसमें देखेंगे 1 नंबर पे है राजतंत्र काल। यह 753 से 500 ईसा पूर्व। दूसरे नंबर पे है गणतंत्र काल। यह है 509 से 133 ईसा पूर्व। तीसरे नंबर पे है सैनिक अधिनायकों का काल। ये है 133 से 27 ईसा पूर्व। चौथा है साम्राज्यवादी काल और ये है 27 से 476 ईस्वी। 27 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी। तो ये रोम का राजनीतिक इतिहास है, इसका काल निर्धारण है।
क्रम देख लें, इसका क्रम पूछ लिया जाता है। क्रम आपको ध्यान में रखना है, राजतंत्र, गणतंत्र, सैनिक अधिनायक, सैनिक अधिनायक और साम्राज्यवादी युग। ये क्या है? क्रम है इसका। रोम व कार्थेज का संघर्ष देखेंगे। रोम व कार्थेज का संघर्ष, जिसे प्यूनिक युद्धों के नाम से भी जाना जाता है। कार्थेज है, कार्थेज है, वर्तमान में इसे ट्यूनिसा कहा जाता है। भूमध्य सागर में स्थित है। यह भूमध्य सागर में यह स्थित एक द्वीप है। इस द्वीप पर फिनियाई लोग रहते हैं। यहाँ पर फिनिशियाई लोग हैं, ये निवास करते हैं। इनका अधिकार है इस द्वीप के ऊपर। नेक्स्ट अपन देखें, रोम व कार्थेज के मध्य युद्ध के कारण। रोम व कार्थेज में युद्ध के कारण इटली के दक्षिण में स्थित है। इटली के दक्षिण में सिसिली स्थित है। सिसिली नामक स्थान पर कार्थेज लोगों का अधिकार था। यहाँ पर जो था, ये कार्थेज लोग हैं, ये निवास करते थे। कार्थेज के व्यापार में रोम कार्थेज के व्यापार से रोमन ईर्ष्या करते थे। कार्थेज व रोम के मध्य 3 युद्ध लड़े गए, जो इतिहास में प्यूनिक युद्धों के नाम से जाने जाते हैं। इन युद्धों का इतिहास जो लिखा, ये लिखा पोलिबियस ने। इतिहास किसने लिखा? पोलिबियस ने, जिसे रोम का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। इस पोलिबियस को रोम का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। अब इनके अंदर जो युद्ध हैं उनके अपन बात करेंगे। तो देखिए, प्रथम युद्ध है 264 से 241 ईसा पूर्व है, कार्थेज व रोम के मध्य। कार्थेज वर्सेज रोम के मध्य यह युद्ध हुआ। आगे देखिए, रोम का राजनीतिक इतिहास है। पहला है राजतंत्र काल 753 से 509 ईसा पूर्व। दूसरा है गणतंत्र काल 509 से 133 ईसा पूर्व है। तीसरा है सैनिक अधिनायकों का काल 133 से 27 ईसा पूर्व है। और आपका चौथा जो है साम्राज्यवादी काल, ये 27 ईसा पूर्व से 476 ईसा इसका काल था। तो इसका क्रम ध्यान में रखना है, राजतंत्र, गणतंत्र, सैनिक अधिनायक और साम्राज्यवाद। अब देखेंगे, रोम व कार्थेज के अंदर संघर्ष हुआ, और रोम व कार्थेज के अंदर संघर्ष हुआ तो इन युद्धों को प्यूनिक युद्ध के नाम से जानते हैं। कार्थेज है, यह वर्तमान में ट्यूनिशिया है,
और भूमध्य सागर में स्थित है। यहाँ पर फिनिशियाई लोग हैं, ये रहते हैं। रोम व कार्थेज के युद्धों का कारण देखिए, इटली के दक्षिण में सिसिली है, जहाँ पर कार्थेज लोग रहते थे। कार्थेज के व्यापार से रोम ईर्ष्या करता था। कार्थेज व रोम के मध्य 3 युद्ध हुए, जिसे इतिहास के अंदर प्यूनिक युद्धों के नाम से जाना जाता है। इन प्यूनिक युद्धों का जो इतिहास लिखा था, ये पोलिबियस ने लिखा था। रोम का प्रथम इतिहासकार है, ये पोलिबियस को माना जाता है। अब देखिए 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध है 264 से 241 ईसा पूर्व, 264 से 241 ईसा पूर्व है। कार्थेज और किसके मध्य हुआ? रोम के मध्य हुआ, जिसमें विजय किसकी हुई साहब? रोम की विजय हुई। आगे देखिए दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध देखते हैं अपन। देखिए दूसरा युद्ध है, इसके बारे में अपन बात करें। दूसरा युद्ध 218 से 201 ईसा पूर्व। कार्थेज वर्सेस रोम के मध्य। इसमें भी किसकी विजय होती है? रोम की। इसमें कार्थेज सेनापति हैनिबाल और रोम सेनापति सीपियो। जामा का युद्ध होता है। जामा का युद्ध 202 ईसा पूर्व है। यहां पर हैनिबाल है। हैनिबाल ये युद्ध में हार जाता है रोम से, और क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद में तीसरा युद्ध है 156 से 146 ईसा पूर्व है। ये है कार्थेज वर्सेज रोम, जिसमें किसकी विजय हुई? रोम की विजय हुई। 10 वर्ष तक युद्ध चला, और इस युद्ध में कार्थेज पूरी तरह हार गया। तो ये 3 युद्ध हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे यूनान और मध्य एशिया। यूनान एवं मध्य एशिया। यूनान और मध्य एशिया है। ये देखिए सिकंदर की मृत्यु के बाद, यूनान का विशाल साम्राज्य 3 भागों में बटा। पहला है मिस्र, दूसरा है मैसिडोनिया, तीसरा है सीरिया। अस्सी ईसा पूर्व तक संपूर्ण यूनान तथा मध्य एशिया पर रोम का अधिकार हो गया। इन युद्धों में सूला और पाम्पी नामक सेनापति
इनका उत्कर्ष हुआ और रोम के अंदर अधिनायकवादी शासन की स्थापना हुई। जूलियस सीजर 90 से 44 ईसा पूर्व सुला की मृत्यु के बाद रोम के तीन प्रमुख सेना नायकों पॉम्पी, क्रेसर और सीजर इन्होंने मिलकर के ट्रायम्विरेटर की स्थापना की। ट्रायम्विरेटर की स्थापना की 59 ईसा पूर्व 59 ईसा पूर्व सीजर ने निजी सेना का गठन किया। सीजर ने निजी सेना का गठन किया और 8वें वर्ष निरंतर संघर्ष के बाद गौल जाति को फ्रांस में हरा दिया। संघर्ष किया और गाल जाति है, इसको क्या कर दिया साहब, इसने फ्रांस में पराजित किया। गाल जाति जो फ्रांस के गौल प्रांत के अंदर रहती है, इसको क्या कर दिया, इसने पराजित कर दिया जूलियन सीजर। जूलियन सीजर के बाद बारे में और भी बातें हैं, ये भी अपन देखेंगे। नेक्स्ट देखें, इसको एक बार देख लेते हैं। रोम और कार्थेज के मध्य दूसरा युद्ध है 218 से 201 ईसा पूर्व है। कार्थेज और रोम के मध्य विजय रोम की होती है। कार्थेज सेनापति इसमें हैनिबाल होता है, रोम का सेनापति सीपी होता है। जामा का युद्ध होता है 202 ईसा पूर्व के अंदर, जिसमें हैनिबाल हार जाता है रोम से और आत्महत्या कर लेता है। तीसरा युद्ध है, यह है कार्थेज और रोम के मध्य होता है। 10 वर्ष तक युद्ध चला। इस युद्ध में कार्थेज है ये बुरी तरह हार गया और इन युद्धों की क्या होगी, प्यूनिक युद्धों की समाप्ति हो गई। यूनान और मध्य एशिया। सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनान में विशाल साम्राज्य 3 भागों में बट गया। मिस्र, मैसिडोनिया और सीरिया। मिस्र, मैसिडोनिया और सीरिया। 80 ईसा पूर्व तक यूनान तथा मध्य एशिया पर रोम का अधिकार हो गया। इन युद्धों में सुला और पॉम्पी नामक सेनापति इनका उदय हुआ। रोम जो है इसके अंदर अधिनायकवादी शासन की स्थापना हुई। अब जूलियस सीजर की बात करें 90 से 44 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल था। 16 की मृत्यु के बाद में रोम के अंदर 3 प्रमुख सेना नायकों का उदय हुआ, पॉम्पी, क्रेसर और सीजर। इन तीनों ने ट्रायम्विरेटर की स्थापना की कब, 59 ईसा पूर्व में। सीजर ने निजी सेना का गठन किया और फ्रांस के गौल प्रांत की गौल जाति को पराजित किया 8 वर्षों तक संघर्ष करके। आगे देखिए जूलियन सीजर ने और क्या इंपॉर्टेंट कार्य किए। आगे देखिए जूलियन सीजर है, इसको अपन पढ़ रहे हैं तो देखिए गौल प्रांत का सुबेदार रहते हुए फ्रांस में अभी बात करें अपन ने, गौल जाति थी यहाँ की। सुबेदार रहते हुए जूलियन सीजर सूबेदार रहते हुए सीजर ने संपूर्ण जर्मनी
संपूर्ण जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड आदि के देशों पर रोम का शासन स्थापित कर दिया। रोम का शासन स्थापित कर दिया। रोम का शासन स्थापित कर दिया। नेक्स्ट है सीनेट की महत्वाकांक्षाओं से। रोम की सीनेट सीजर की महत्वाकांक्षाओं से सीजर की महत्वाकांक्षाओं से डर कर रोम की सीनेट ने सीजर को सेना भंग करने के आदेश दिए। सेना भंग करने के आदेश दिए और स्वदेश लौट आने के आदेश दिए। यहाँ पर सीजर है, यह कहता है द डाई इज कास्ट, द डाइस इज कास्ट। ये है पासा फेंका जा चुका है, फेंका जा चुका है, पासा फेंका जा चुका है। सीनेट ने पोम्पी को विशाल सेना के साथ सीनेट ने पोम्पी को विशाल सेना के साथ सीजर के विरुद्ध भेजा। सीजर के विरुद्ध भेजा। यहां पर सीजर है, सीजर ने पोम्पी को पराजित कर दिया और बाद में कहा सीजर ने, मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया। विनी, विडी और विसी। सीनेट ने सीजर के अधिनायकवाद को स्वीकार करते हुए रोम की सीनेट ने सीजर के अधिनायकवाद को स्वीकार करते हुए इन्हें पॉन्टिफेक्स यानी प्रधान पुजारी, इम्परेटर यानी सम्राट और मैक्सिमस की उपाधि प्रदान की। इसे 3 बार राजमुकुट पेश किया गया। 3 बार राजमुकुट पेश किया गया सीजर के सामने, लेकिन इसने धारण करने से मना कर दिया, धारण नहीं किया। नेक्स्ट है पंपी के अनुयायियों केसियस तथा ब्रूटस ने
15 मार्च 44 ईसा पूर्व सीजर की क्या कर दी साहब? हत्या कर दी, हत्या कर दी। अब सीजर के कार्य हैं ये देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। सीजर ने गौल प्रांत में रहते हुए यहाँ के सूबेदार जब थे इन्होंने, तो इसने जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड आदि देशों को रोम के शासन में, रोम का शासन यहाँ पर स्थापित किया। सीजर की महत्वाकांक्षा से डरकर रोम की सीनेट ने सीजर को सेना भंग करने और वापस लौट आने के आदेश दिए। सीजर ने कहा द डाइस इज कास्ट, यानी पासा फेंका जा चुका है। सीनेट ने पोम्पी को सेना लेकर के सीजर के विरुद्ध भेजा। यहाँ पर सीजर ने पोम्पी को हरा दिया और यहाँ पर सीजर का कथन है मैंने आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया, यानी विनी विडी विशी, ये इसका क्या है? कथन है, विनी विडी विशी। सीनेट ने सीजर के अधिनायकवाद को स्वीकार करते हुए इन्हें पोंटिफेक्स यानी प्रधान पुजारी, इम्परेटर यानी सम्राट और मैक्सिमस की उपाधि देकर के इसको सर्वे सर्वा मान लिया गया। 3 बार सीजर के सामने, जूलियन सीजर के सामने क्या किया गया? राजमुकुट पेश किया गया, राजमुकुट पेश किया गया, लेकिन इन्होंने धारण करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। पोम्पी के अनुयायियों के अंदर केसियस तथा ब्रुट्स ने 15 मार्च 44 ईसा पूर्व को सीजर की क्या कर दी साहब? हत्या कर दी। अब सीजर के कार्य देखिए, क्या क्या कार्य किए सीजर ने। सीजर के कार्य हैं साहब, सीजर के कार्यों में अपन देखे, सीजर ने रोम की बढ़ती जनसंख्या को सीजर ने रोम की बढ़ती जनसंख्या को बढ़ाने के लिए टाइबर नदी की धारा को मोड़ दिया। टाइबर नदी की धारा को मोड़ दिया। नेक्स्ट है, इसने जूलियन पंचांग जारी किया। जूलियन पंचांग जारी किया जो आधुनिक समय तक चलता रहा, जो आधुनिक समय तक चलता। सीजर को देश के पिता की उपाधि दी गई। देश के पिता की उपाधि दी गई। सीजर ने मिस्र पर अधिकार कर लिया और मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा सीजर से प्रेम करती थी। इनकी पुस्तकें हैं, ये है गाल के युद्ध और गृह युद्ध। और इसके बाद में है कमेंट्रीज। इसके बाद में द्वितीय टाइमरेटर, सीजर ने स्थापित करी थी ना पहली टाइमरेटर। अब दूसरी टाइमरेटर देखिए अपन। दूसरी, जूलियन सीजर की हत्या के बाद द्वितीय टाइमरेटर की स्थापना हुई।
जूलियस सीजर की हत्या के बाद द्वितीय टाइमरेटर की स्थापना की। इसके सदस्य हैं, ये देखिए आप, ऑक्टोवियन, ये है सीजर का दत्तक पुत्र, सीजर का दत्तक पुत्र। मार्क एंटोनी सीजर का बेनोई, सीजर का बेनोई। इस टाइमविरेटर ने सीजर के विरोधियों का सफाया कर दिया, सफाया किया। बयालीस ईसा पूर्व फिलिपी के युद्ध में कैसियस, जो पोम्पी के अनुयायी थे, और ब्रूटस को हराया गया और इन दोनों ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली इन दोनों ने। नेक्स्ट है, इसके बाद में टाइमरेटर के सदस्यों के मध्य आंतरिक संघर्ष हो गया। टाइमरेटर के सदस्यों में आंतरिक विद्रोह हो गया, आंतरिक विद्रोह या संघर्ष हो गया। प्रारंभ हुआ। देखिए जूलियस सीजर के कार्य देखिए। सीजर ने रोम की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए टाइबर नदी की धारा को मोड़ दिया। इसने जूलियन पंचांग जारी किया। सीजर को देश का पिता की उपाधि दी गई। सीजर ने मिस्र पर अधिकार किया था और मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा जो सीजर से प्रेम करती थी। सीजर की पुस्तकें हैं गॉल के युद्ध और गृह युद्ध और कमेंट्रीज। ये किसकी पुस्तकें हैं? सीजर की पुस्तकें हैं। द्वितीय टाइमरेटर देखिए, पहली टाइमरेटर सीजर के द्वारा स्थापित। द्वितीय टाइमरेटर देखेंगे, द्वितीय टाइमरेटर की अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए सीजर की हत्या के बाद में द्वितीय टाइमरेटर की स्थापना हुई। इसके जो सदस्य थे ऑक्टोवियन, सीजर का दत्तक पुत्र, मार्क एंटोनी, सीजर का बेनोई। इस टाइमरेटर ने सीजर के विरोधियों का सफाया करने के लिए 42 ईसा पूर्व कौन सा युद्ध किया? फिलिपी का युद्ध किया। इसमें पोम्पी के अनुयायी कैसियस और ब्रूटस को बुरी तरह हराया गया और इन दोनों ने क्या कर ली थी? फिर आत्महत्या कर ली थी। कुछ समय बाद में टाइमविरेटर के सदस्यों के मध्य आंतरिक संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब देखिए टाइमविरेटर के सदस्यों के मध्य आंतरिक संघर्ष प्रारंभ हुआ और इसके अंदर किसको सफलता मिलेगी और आगे चलकर वही रोम का सम्राट बनेगा। देखिए यहां पर लेपिडस था, ये इस संघर्ष से अलग हो गया। लेपिडस है, यह संघर्ष से अलग हो गया। नेक्स्ट है मार्क एंटोनी। मार्क एंटोनी मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा के प्रेम में पड़ गया और 21 सदी ईसा पूर्व में
एक्टिवियम के युद्ध में, एक्टिवियम के युद्ध में एंटोनी पराजित हुआ और एंटोनी पराजित होकर के क्लियोपेट्रा के साथ सिकंदरिया भाग गया। मिस्र को रोमन साम्राज्य में मिला लिया गया। ऑक्टोवियन ने सीजर की उपाधि क्या कर ली, धारण कर ली। जो जूलियन सीजर का दत्तक पुत्र था, अब ये अगस्टस सीजर के नाम से, अगस्टस सीजर के नाम से जो ऑक्टोवियन था, यह 31 से 14 ईस्वी तक क्या करेगा, शासन करेगा रोम पर। ऑक्टोवियन को सीनेट ने अगस्टस की उपाधि दी। ऑक्टोवियन, मूल नाम ऑक्टोवियन था इसका। ऑक्टोवियन को सीनेट ने किसकी उपाधि दी, सीजर की, सॉरी, ऑक्टोवियन को अगस्टस की उपाधि दी। अगस्टस की उपाधि दी, इसका मतलब होता है भाग्यशाली, भाग्यशाली। इन्होंने प्रिंसेप यानी प्रथम नागरिक तथा इम्परेटर यानी विजय सेनापति की उपाधि धारण की। इसका काल है, यह पूर्ण शांति का काल है। इसने जेनस देवालय को बंद करवा दिया। इसके काल में साम्राज्यवादी रोम का इतिहास प्रारंभ होता है। अब देखिए आगे, अपनी सुरक्षा के लिए इसने अपनी सुरक्षा के लिए सैनिकों का एक विशेष संगठन तैयार किया। सैनिक संगठन तैयार किया जिसे प्रेटरी गार्ड कहा जाता था। इसके समय समाज 3 वर्गों में बटा था। समाज है, इसके कितने वर्ग थे, 3 वर्ग थे। एक है पेट्रिशियन यानी उच्च वर्ग, दूसरा है सामंतों का समूह, और तीसरा है प्लेम्बिनियो, साधारण जनता का वर्ग, साधारण जनता का वर्ग, साधारण जनता का वर्ग। इसी के समय से रोम के अंदर सम्राट पूजा प्रारंभ हो गई। रोम के अंदर सम्राट पूजा,
सम्राट पूजा है ये अगस्टस सीजर के काल में प्रारंभ हो जाती। देखिए साहब, टाइम वेक्टर के अंदर संघर्ष की अपन बात कर रहे थे। पीडीएस है, ये संघर्ष से अलग हो गया। मार्क एंटोनी है, यह मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा के प्रेम में पड़ गया और 21 ईसा पूर्व के एक्टिवियम के युद्ध के अंदर एंटोनी पराजित हुआ और क्लियोपेट्रा के साथ सिकंदरिया भाग गया। मिस्र को रोमन साम्राज्य के अंदर मिला लिया गया और ऑक्टेवियन ने सीजर की उपाधि धारण की। अब देखिए, अगस्टस सीजर 31 से 14 ईसा पूर्व है, यह ऑक्टेवियन था। जिस ऑक्टेवियन को सीनेट ने अगस्टस यानी भाग्यशाली की उपाधि दी और रोम का सम्राट बना दिया। इन्होंने प्रिंसिप, प्रथम नागरिक तथा इम्परेटर, विजय सेनापति की उपाधि धारण करी। इसका जो काल है यह पूर्ण काल शांति के लिए जाना जाता है। इसने जेनस देवालयों को बंद करवा दिया। इसके काल में साम्राज्यवादी रोम का इतिहास प्रारंभ होता है। इसने अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक संगठन बनाया जिसे प्रेटरी गार्ड है ये कहते हैं। समाज को 3 वर्गों में बांटा। पिट्रेशियन है उच्च वर्ग, सामंतों का वर्ग, और प्लेम्बेनियो है साधारण जनता का वर्ग। आगे देखिए, आगे अपन देखते हैं। अब देखिए इसके समय साहित्य में क्या उन्नति हुई। अगस्टस सीजर के समय साहित्य में उन्नति देखें आप। साहित्य में उन्नति की जब अपन बात करें तो देखेंगे साहित्य उन्नति। देखिए, वर्जिल की रचनाएं, इसमें है इनिड, एग्लोगज और जॉर्जिक्स। इस काल का प्रसिद्ध जो कवि था इसका नाम है होरेस। प्लिनी है, प्लिनी प्रसिद्ध इतिहासकार था। इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। अगस्टस सीजर रोम का प्रथम सम्राट था। रोम का प्रथम सम्राट मैक्सिमस नामक विशाल इमारत का निर्माण करवाया गया। विशाल इमारत का निर्माण हुआ अगस्टस सीजर के समय। नेक्स्ट देखेंगे वेलेंटाइन की पहाड़ियों पर सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया गया। वेलेंटाइन की पहाड़ियों पर सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ जिसके अंदर पैंथियन का मंदिर प्रसिद्ध है। पैंथियन का मंदिर प्रसिद्ध है। मिस्र में अगस्टस सीजर
अगस्टस सीजर को सूर्य का पुत्र मान लिया गया और इसके सम्मान में मंदिर बनाई गई। अगस्टस ने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मूर्ति को रोम नगर की अधिष्ठात्री रोमा देवी के साथ पूजित होने दिया। अगस्टस सीजर का काल रोम के इतिहास का स्वर्ण काल है। अगस्टस सीजर का काल रोम के इतिहास का स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल कहलाता है। इसके बाद में अगस्टस सीजर के उत्तराधिकारी देखेंगे। ये देखिए, अगस्टस सीजर का समय उन्नति का काल था। साहित्य के क्षेत्र में देखिए वर्जिल की रचनाएं हैं, एनीड, एग्लोगस, जॉर्जिक्स, तीनों रचनाएं हैं, ये ध्यान में आपको रखनी है। यहाँ का प्रसिद्ध कवि होरेस था। प्लिनी प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसने नेचुरल हिस्ट्री नामक क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। अगस्टस सीजर है, ये रोम का प्रथम सम्राट बना और मैक्सिमस नामक विशाल इसने इमारत बनाई थी। वेलेंटाइन की पहाड़ियों पर बहुत सुंदर मंदिर बनवाए जिसके अंदर पेंथियन का मंदिर है, ये प्रसिद्ध है। मिस्र में अगस्टस सीजर को सूर्य का पुत्र मान लिया गया और इसके सम्मान में मंदिर भी बनवाए गए मिस्र में, अगस्टस के सम्मान में। अगस्टस ने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मूर्ति जो है ये रोम नगर की अधिष्ठात्री देवी यानी रोम नगर की कुल देवी रोमा देवी के साथ में पूजित होने दिया। यानी रोमा देवी जो रोम के लोगों की कुल देवी थी और अगस्टस सीजर दोनों की मूर्तियां साथ साथ पूजी जाती थी। अगस्टस सीजर का काल है, यह है रोम के इतिहास का क्या था, स्वर्ण काल था। रोम के इतिहास का स्वर्ण काल था। अब अगस्टस के उत्तराधिकारी, अगस्टस के उत्तराधिकारी, अगस्टस के उत्तराधिकारी अगस्टस के उत्तराधिकारी हैं। ये देखिए, अगस्टस के बाद उसके 4 वंशज थे। अगस्टस के बाद उसके 4 वंशज टिबेरियस, कैलिगुला, क्लॉडियर और नीरो आदि ने क्या किया था, शासन किया था। नीरो ने संगीत, साहित्य और कला को क्या दिया साहब, बढ़ावा दिया। 64 ईस्वी में नीरो पर रोम को जलाने का दोष लगाया गया और इसके बारे में कहावत है
कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। बंसी बजा रहा था। इसके बाद में है कॉन्स्टेंटाइन प्रथम 324 से 337 ईस्वी। कॉन्स्टेंटाइन प्रथम की अपन बात करें, इन्होंने रोमन साम्राज्य की नई राजधानी बनाई, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया कहा गया। ईसाई मत को स्वीकार कर लिया गया। ईसाई मत है, इसे स्वीकार कर लिया गया और कॉन्स्टेंटाइन ने 4.5 ग्राम का शुद्ध सोने का सिक्का चलाया, जिसे सोलिडस कहा गया। और एक चांदी का सिक्का भी इस समय चलता था, जिसे दिनारियस कहा जाता था। इसके बाद में देखेंगे आपका है थियोडोसियस प्रथम है। पहले इसको देखते हैं। देखिए, ऑगस्टस के उत्तराधिकारी। ऑगस्टस के बाद में 4 वंशज जो थे, एक था टिबेरियस, कोलिगुला, क्लाडियर और नीरो हैं। इन्होंने शासन किया। नीरो का काल है संगीत, साहित्य और कला को इसने बढ़ावा दिया। 64 ईस्वी में नीरो पर रोम को जलाने का दोष लगा। नीरो ने अपनी पत्नी और अपने गुरु की हत्या कर दी थी और रोम को जलाने के बारे में इसको कहा गया नीरो को कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। कॉन्स्टेंटाइन प्रथम की जब अपन बात करें तो 324 से 337 ईस्वी इसका कार्यकाल था। रोमन साम्राज्य की नई राजधानी इसने कॉन्स्टेंटिनोपल को बनाई, यानी कुस्तुनतुनिया को बनाई। ईसाई मत को मान्यता दे दी गई, स्वीकार कर लिया गया और कॉन्स्टेंटाइन ने 4.5 ग्राम का शुद्ध सोने का सिक्का चलाया, जिसे सोलिडिस कहा गया। इस समय एक चांदी का सिक्का भी चलता था, जिसे दिनारियस कहा जाता है। आगे देखिए, थियोडोसियस प्रथम। थियोडोसियस प्रथम थियोडोसियस प्रथम थियोडोसियस प्रथम है। ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित किया। ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित किया। अखिल रोम साम्राज्य को 395 ईस्वी में थियोडोसियस के काल में 2 भागों में बांट दिया। इसमें देखिए, एक तो है पश्चिमी रोमन साम्राज्य और दूसरा है पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी
और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी। पूर्वी रोमन साम्राज्य को बाइजेंटाइन कहा गया। पूर्वी रोमन साम्राज्य को बाइजेंटाइन कहा गया। नेक्स्ट है पूर्वी साम्राज्य। पूर्वी साम्राज्य 1453 ईस्वी में तुर्कों के आक्रमण से समाप्त हो गया। तुर्कों के आक्रमण से क्या हो गया था? अब समाप्त हो गया। इसके बाद में है जस्टिनियन। सम्राट बनता है जस्टिनियन और जस्टिनियन बनता है 527 ईस्वी से 575 ईस्वी। देखिए, यह पूर्वी रोमन साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध सम्राट था। पूर्वी रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध सम्राट था। विश्व इतिहास में यह अपने कानूनों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं के समय रोमन कानून का विकास हुआ। इन्होंने ट्रिबोनियन की अध्यक्षता में 10 विद्वानों का एक आयोग गठित कर कानूनों को संशोधित करवाया, जिसे जस्टियन कोड के नाम से जाना जाता है। यह यूरोप के कानूनों की आधारशिला माना जाता है। रोम के कानूनों को कांसे की 12 पट्टियों पर अंकित करवाया। 12 पट्टियों पर क्या करवाया? अंकित करवाया। देखिए, ऑगस्टस के उत्तराधिकारियों में थियोडोसियस है। इसके बारे में देखें, ईसाई धर्म को इसने राज धर्म घोषित कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। अखिल रोम साम्राज्य को 305 ईस्वी में थियोडोसियस ने 2 भागों में बांट दिया। एक तो है पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी रोम, एक है पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया। पूर्वी रोमन साम्राज्य को बाइजेंटाइन कहते थे।
पूर्वी रोमन साम्राज्य पर 1453 में तुर्कों का आक्रमण कर दिया गया और इस साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। इस थियोडोसियस के बाद में यहाँ पर है जस्टिनियन है, ये शासक बनता है रोम में। पूर्वी रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध सम्राट था कौन? जस्टिनियन। और विश्व इतिहास में यह अपने कानूनों के लिए प्रसिद्ध था। विश्व इतिहास में अपने कानूनों के लिए यह प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखिए, इन्हीं के समय रोमन कानूनों का क्या हुआ? विकास हुआ और ट्रिबोनियन की अध्यक्षता में 10 विद्वानों का एक आयोग गठित किया गया और कानूनों को संशोधित करवाया, जिसे क्या कहते हैं? जस्टिनियन कोड कहते हैं। यह है यूरोप के कानूनों की आधार। ये जो जस्टिनियन कोड है यूरोप के कानूनों की आधारशिला माना जाता है। रोम के कानूनों को 12 कांसे की पट्टियों पर क्या करवाया? अंकित करवाया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि कौन सा देश या कौन सी सभ्यता है जिसके कानून है 12 तख्तियों पर उल्लेखित हैं या 12 पट्टियों पर उल्लेखित हैं, तो रोम के कानून है। तो ये रोम की राजनीतिक व्यवस्था अपन ने देखी मित्रों। इसके बाद में रोम की अगली जो क्लास होगी उसमें अपन रोम की सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है और साहित्यिक व्यवस्था है और विज्ञान के बारे में अपन बात करेंगे आने वाली क्लास में। धन्यवाद।